क्लास 10 का NCERT चैप्टर 4 कृषि है, एग्रीकल्चर। तो अब इसमें इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो आप सबसे अनुरोध है कि कर लेंगे सब्सक्राइब। ये जो BPSC या स्टेट PSC का परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। BPSC स्टेट PCS जिसको या PCS कहते हैं, या SI दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए तो ख़ास उपयोगी है जो अभी एकेडमिक मतलब 8 या 10 क्लास के छात्र या छात्रा हैं। आप सबके लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या, कृषि की दृष्टि से भारत क्या है? महत्वपूर्ण देश है। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। 2/3 मतलब लगभग 75%, 66% है ना। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है। प्राइमरी क्या है ना, कृषि का जो है, कृषि एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जो है ये प्राइमरी में आता है सेक्टर। आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो पढ़ते हैं, तो कृषि और अलाइड एक्टिविटीज़ और जितना भी वन है, फॉरेस्ट वगैरह है ना, तो वो सब इसी के अंदर आता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। अच्छा, सिर्फ ये क्या है, खाद्यान्नों के अतिरिक्त, खाने वाले चीज़ों के अतिरिक्त ये इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह, जो मसाले, इस सब का भी उत्पादन करता है, जिसका निर्यात भी होता है अपने यहाँ से। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं जो कृषि पर निर्भर है? उस तरह के उद्योगों का कुछ नाम हो अगर तो आप बताएंगे। ऐसे हम 1-2 का नाम बता देते हैं। जैसे कपास पर निर्भर जो सूती वस्त्र उद्योग है ना, ये कृषि पर निर्भर है। और जो चीनी वाला है ना, चीनी, शुगर केन इंडस्ट्री, ये भी इसी पर निर्भर है। और भी जितना भी फूड का आइटम है सब इसी पर निर्भर करता है। फिर रबर वाला इंडस्ट्री जो टायर वाला है इसी पर है। पेपर इंडस्ट्री, लगभग सभी तरह की इंडस्ट्री इसी पर निर्भर करती है। कृषि के प्रकार, कृषि, अच्छा ये हम लोग 8th क्लास में भी पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा। पीछे आप देखिएगा, अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना है, जानना है, तो कुछ बेसिक्स हम लोग 8th क्लास के अंदर पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं। कृषि हमारे देश के प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार खेती की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी नहीं, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, और सांस्कृतिक और क्या है, सामाजिक संस्कृति, सोसाइटी कल्चर जो है ना। फिर रीति रिवाज है जो अपने ट्रेडिशंस के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। पहला, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार के कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम के मदद की जाती परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर है।
यह कर्तन और दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। ये आदिम वाले सेक्टर में आएगा, आदिम कृषि। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसमें क्या है, उर्वरक का उपयोग उतना नहीं होता है, ठीक, नेचुरली उर्वरक वगैरह का काम इसमें लिया जाता है। ये स्लैश एंड बर्न करने से सड़ गल जाती है, मिट्टी में जो पत्ता है, टहनी हो, बाकी चीज़ें, उसी से काम चलाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जिसमें शामिल है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसे झूम कहा जाता है। इन क्षेत्रों में झूम कृषि कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न को झूम खेती कहते हैं। ये नाम याद रखना है। असम, मेघालय जिसमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ हैं, जनजातियाँ भी हैं। फिर मिजोरम है और नागालैंड, इसमें झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, ये ध्यान रखना है। मणिपुर में क्या बोलते हैं, इसको पामलू बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ये झूम खेती का नाम है, स्थानांतरित कृषि का नाम है। एक तो झूम कहते हैं, दूसरे को मणिपुर में पामलू कहते हैं और अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। झूम, कर्तन और दहन स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। यहीं के राष्ट्रपति को निकोलो मदुरो को उठाया वो ट्रम्पवा, तो वहाँ स्लैश एंड बर्न खेती को कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग। ये पूछा भी गया है कि लदांग किस चीज़ से संबंधित, तो ये कृषि से है। कोई बीपीएससी या किसी के एग्ज़ाम में उसने पूछा था, ऑफिसर के एग्ज़ाम में, कि लदांग जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको याद रखना कृषि से। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो कोनुको, मुल्पा, रोका, लदांग, रे, ये सब नाम है स्थानांतरित कृषि का। ये खूब अच्छे से याद भी रखेंगे। मध्य अमेरिका में मैक्सिमो में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेड़ा, उड़ीसा में पामा डावी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्वी इतर देशों में झूम आदि से नाम से जानी जाती है। तो ये कितना सारा हो गया कि भाई अगर बात आए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या कहा जाता है, तो असम वगैरह में क्या कहा जाता है, असम और बाकी के आसपास के इलाके में असम, मिजोरम, नागालैंड में झूम कहा जाता है, जबकि मणिपुर में पालमू कहा जाता है इसको। उसी तरह छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार वगैरह में अभी ऊपर क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, दीपा कहा जाता है। और बाकी जगह क्या है, जैसे आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, पोडू अथवा पेड़ा। उड़ीसा में पामा डावी या कोमान या बरिंगा कहा जाता है। पश्चिम घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे कहते हैं। हिमालयन क्षेत्र में खील और झारखंड में कुरुवा के नाम से जानते हैं। पूर्वी प्रदेशों में झूम है, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। रिंझा असम के डीफू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है, जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी।
क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? झूम कृषि कर रहा है। ठीक। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार के कृषि में उगाई जाती हैं? तो झूम कृषि से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इस बारे में बताना। गहन इस प्रकार की कृषि, गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की खेती होती है? बिहार है, हरियाणा है, यूपी है, ये सारे इलाके। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव बढ़ रहा है, बहुत अधिक दबाव है। वाणिज्य कृषि, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक आजीविका की फसल है। क्या आप उन फसलों में के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में है और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि में क्या है, एकल फसल ही बोया जा सकता है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। चाय, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी यहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि बिक्री के लिए उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सस्य प्रारूप, सस्य मतलब प्रारूप मतलब एग्रीकल्चर का किस प्रारूप में होगा? अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। यह देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों को प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जी या फसल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल जून में मध्य काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ रबी फसलें हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती है, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण
पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली कुछ फसलें में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। खरीफ फसल में क्या है? मूंगफली, सोयाबीन, कपास, उड़द, सोयाबीन। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में भी बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती है। ये ध्यान रखना है, उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती है। तो ये किसका किस्म है? औस, अमन और बोरो, ये धान की किस्म है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी और चारे की फसलें की खेती की जाती है। तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी और चारे की खेती की जाती है। ये याद रखना, तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जी और चारा की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार करने के लिए लगभग 1 वर्ष लगता है। गन्ने की फसल को तैयार करने में लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल की कृषि। दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए खरीफ फसल है और दूसरा उत्पादक देश है जिसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और 100 सेंटीमीटर अधिक आर्द्रता की ज़रूरत होती है वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल। चावल उत्तर और उत्तर पूर्व मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की कृषि। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का फाली मिट्टी वाला प्रदेश। तो ये चीज़ याद रखना है कि पहला गंगा सतलज का मैदान है जो गेहूं उगाती है, दूसरा है दक्कन का काली मिट्टी।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार, यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहाँ ये वाला जो होता है, कहाँ होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मोटे अनाज के लिए ये है। और अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। फिर है बाजरा, मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा। ज्वार में क्या था? भूसी मिलती है, प्रचुर मात्रा में लोहा। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह उगाई जा सकती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। झारखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। अब है मक्का। यह एक ऐसा फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। मक्का क्या है? खरीफ फसल है, याद रखना है। बाजरे की कृषि, मक्का खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक हैं। तूर माने अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें। अब क्या बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी रबी में उगाई जाती है? ये मैप याद कर लेना। क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ कृषि जो सबसे प्रमुखता से होती है वो हरे वाले क्षेत्र हैं। और ये गौन क्षेत्र है, सफ़ेद वाला। अब आगे आते हैं। अब गेहूं के उत्पादन को दिखाया गया है। प्रमुख क्षेत्र गौन क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र गेहूं उत्पादन का कौन सा है? ये पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, थोड़ा बहुत गुजरात में थोड़ा सा है, और ये मध्य प्रदेश।
क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? खरीफ में कौन कौन होगा, रबी में कौन कौन होगा? अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे। मटर, चना, ये क्या है? रबी का है, खरीफ का है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। ये देखिए, फलीदार फसल होने के कारण अरहर को छोड़कर अरहर माने राहड़ के छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन रोटेशन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के लिए मुख्य उत्पादक राज्य हैं। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस ये गन्ना 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए इसे लेकर कटाई तक काफ़ी सारी खेल की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बस ब्राज़ील के बाद। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक देश हैं। तिलहन 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2014 में तोरिया के अंदर में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती है। उत्पादन भारत में विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। सन 2014 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, नील, सोयाबीन, अरंडी, बिनौल, अलसी जैसे सूर्यमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इसमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें से कुछ तेल के बीज को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल। ये देखिए, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूर्यमुखी भारत में उगाई जाने वाली तिलहन फसलें हैं। बिनौला, अरंडी, सोयाबीन, नारियल, सरसों ये सब तिलहन है। नारियल भी तिलहन है। मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों को यह कुछ
मूंगफली और देश के मुख्य तिलहनों में यह कुछ उत्पादन तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल में है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। अधिकतर चाय बागानों का मालिक भारतीय है। पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोस, नम और पाला रहित वायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों को विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां हैं। तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था। कॉफ़ी सन 2014 में भारत ने विश्व के लगभग 3.5% कॉफ़ी का उत्पादन किया। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी और पहाड़ियों के आसपास और नीलगिरी के आसपास किसानों और इनके बीच संघर्ष चलता रहता है। पहाड़ियों तथा संघर्ष नहीं मतलब ये लगाई जाती है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ी में हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें सन 2014 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। देख लीजिए, भारत में फल और सब्जी का उत्पादन चीन के बाद दूसरा था। भारत उत्तर प्रदेश और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारत उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम
नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची बागवानी फसलें में आती हैं। बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल क्षेत्र जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में मांग की जाती है। अखरोट, सेब और अनार। भारत विश्व का लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का टमाटर, फूलगोभी, प्याज, बंधा गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। भारत क्या क्या चीज़ में प्रमुख है? भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंधा गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में बहुत प्रमुख स्थान है। और खाद्य फसलें, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। क्या ये अपना रबड़ क्या है? मेघालय के गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। सन 2012-13 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। उन वस्तुओं की सूची बनी जो रबड़ से बनती है और हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर है 62% मोटर गाड़ी, टायर और ट्यूब। प्राकृतिक रबड़ का उपयोग तो ज़्यादातर टायर, ट्यूब के लिए करते हैं। और दूसरा क्या है? 90% भाग, 9.2% भाग रिसाइकल और ट्यूब। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। कपास भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। भारत। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल सिंचाई को शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 2210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कपास के लिए। यह खरीफ फसल है। कपास क्या है? खरीफ फसल है।
खरीफ कपास के खरीफ कपास खरीफ फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्पादक राज्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कपास का है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा हो जाती है। इसके परिवहन के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। कपास की खेती में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। 210 पाला रहित दिन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादन है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा ये किसके उत्पादक हैं? जूट के मुख्य उत्पादक हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई आदि चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरे दस्तकारी वस्तुओं बनाने के लिए किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और हेकरल जी संजोर अच्छा होता है ना जी। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। इसकी उच्च लागत के कारण और गलीचे और दस्तकारी, रस्सी, तंतु और उसके बिहार में इसका प्रयोग दूसरी दस्तकारी वस्तुओं में किया जाता है न आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में जूट के मुख्य रूप से उत्पादन का राज्य है। इस प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हुआ है तथा इनकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता देते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने की प्राथमिकता दी जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। कृषि में प्रयोग होने वाला नवीन तकनीकी उपकरण। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसे लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा
श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान था और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS की शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, जिसको MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। भूदान, ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने अपने सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करने के लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अब है ये, विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना एक विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। अनेक गांवों के मालिक थे। कुछ जमींदार जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान दिया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश के लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
वह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। क्रियाकलाप: ज्ञात करें कि भारतीय किसान अपने बेटों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता। तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना ये एक तालिका है, देखेंगे 2015-16 में क्या हुआ है। कृषि उद्योग और सेवाएं क्या क्या है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत में कृषि में वृद्धि क्या हुआ है, 1.1% का, मतलब जीडीपी में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। और पहले तो ये 0.2% घटा है, फिर उद्योग में 7.3% की वृद्धि हुई, सेवा में 9.2% की वृद्धि हुई और सकल घरेलू उत्पाद में 7.6% की वृद्धि हुई। अब आगे चलते हैं। ये अंतरिम आंकड़े टीम्स कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरक पर सहाय की सब्सिडी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है। तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? खाद्य सुरक्षा: आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए कि न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। हमारे देश के कुछ प्रदेशों में, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जो खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। वहाँ उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं इसके दो घटक हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन के दो घटक हैं, एक तो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एक है बफर स्टॉक। जैसा कि आप जानते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य समान लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं को अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) करती है, जबकि
भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति, खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण एफसीआई करती है, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्य प्राप्त करती है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहाय की सब्सिडी उपलब्ध कराती है। अब इन सहायकों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा और इससे इन दुर्लभ निवेशों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हुआ है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से जलाकांत, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्याएं पैदा हो गई है। ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य, निवेशों में सहायकी और एफसीआई द्वारा शर्तिया खरीद ने शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया है। ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य, निवेशों में सहायकी और एफसीआई द्वारा शर्तिया खरीद ने शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है उसके लिए गेहूं और चावल अधिक फसलें उगाई जा रही है। पंजाब और हरियाणा इसके अग्रणी उदाहरण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांट दिया गया है, गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन और गरीबी रेखा के ऊपर एबव पॉवर्टी लाइन। अरे हुआ क्या ना कि धान और गेहूं का जो से एमएसपी निर्धारित हुआ ना एफसीआई के गोडाउन में और पीडीएस में बांटने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जिसका एमएसपी निर्धारित हो गया तो पैसा इसका ठीक था कि कम से कम इसमें इतना पैसा तो मिलेगा, किसी में जो भी रेट तय है। तो किसानों ने खास करके हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में किसानों ने क्या किया कि सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं ही उत्पादन करना शुरू किया, बाकी की चीज़ों पर कम ध्यान दिया। उससे शस्य प्रारूप मतलब फसल का जो चक्रण था या जो फसल प्रारूप कौन कब क्या लगाना था वो बिगड़ गया। परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे अनेक हकदार गरीब लोग बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए। कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं और प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों को समायोजित करना कठिन हो जाता है। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती है तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें वृद्धि की बेहतर संभावनाएं हो। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें वृद्धि की बेहतर संभावना हो। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्ध कराने जैसे आवश्यक अवसंरचना को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये देखिए क्या कह रहा है, विद्युत उपलब्ध कराने जैसे सिंचाई और विद्युत उपलब्ध कराएंगे तो आवश्यक अवसंरचना को बढ़ावा देने से कृषि में निजी निवेश बढ़ेगा। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न फसल उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन से मुक्ति से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घटेगी। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों, औद्योगिक फसलों और कृषि लेती जा रही है। क्या क्या लेते जा रहा है खाद्य फसल के स्थान पर? फल, सब्जी, तिलहन और औद्योगिक फसलें लेती जा रही है। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत नीबल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। अनाज और दाल जो है वो कम क्षेत्र में बोया जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश के भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न लगाता है। भूमि के आवासन, हाउसिंग इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए नीबल क्षेत्र में कमी आई। गैर कृषि भू उपयोग और कृषि के बीच बढ़ती भूमि
ये गैर कृषि माने जहाँ उद्योग लग रहा है, घर बन रहा है, इन सब का जो इस्तेमाल हो रहा है ना, तो वो भी खूब तेज़ी से बढ़ रहा है। और कृषि का भी दबाव जो है उत्पादन करने के लिए, मांग डिमांड को पूरा करने के लिए भी, उसके लिए भी ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसकी भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिसके कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आई। निवल मतलब जितना पूरा शुद्ध, जितने खेती किया जाता है, जिसमें फसल बोए जाते हैं, उसको बोलते हैं निवल क्षेत्र। भूमि की उत्पादकता ने घटती प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है। भूमि की उत्पादकता भी अब इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पेस्टिसाइड की, भूमि अपनी उर्वरता खो रही है। उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत, कभी तो मार के धकधका के उजा दिया था, को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। जल की कालिक कमी के कारण सिंचित क्षेत्र में कमी आई है। असक्षम जल प्रबंधन से जलाक्रांता और लवणता की समस्याएं खड़ी हो गई है। दंड आरेख के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में प्रवृत्ति को दर्शाएं। 5 वर्षों में इस प्रवृत्ति के कारण को ढूंढे। इसका एक मुख्य कारण भूमि निम्नीकरण है। किसानों को, ये देखिए क्या है, लवणता की समस्याएं खड़ी हो गई। लवणता का क्या है? इसका एक मुख्य कारण भूमि निम्नीकरण है। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के कारण जल सघन फसलें उगाने के लिए कुछ क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जल को पंपों द्वारा निकालने को प्रोत्साहन मिला। कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब में चावल तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण। इससे भूमिगत जल भृत एक्यूफायर, जल जो भौम्य जल है, में जल के भंडारण कम होता जा रहा है। परिणामस्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। इससे सीमांत छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए। बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों ने अभी भी पानी उपलब्ध है, परंतु बहुत से दूसरे किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनको दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें कृषि लागत जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं। दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है, परंतु उन्हें मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खास सुरक्षा संभव नहीं है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब 1801 से लेकर 1900 तक, नहीं, हाँ 19वीं सदी मतलब 1800 से लेकर 1900 तक, 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अभी कुछ न्यूज जो पेपर का कटिंग है। द सीड्स ऑफ फार्मर्स सोसाइटीज 11th plan must focus on farming, produce more food grain. आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म के कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा था। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में
से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहाय की सब्सिडी दी जाती है ना। किसको सामना नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चावल हो, कपास हो, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसाला, सब का। सागौन के क्लोन और उत्तक संवर्धन। एक फ़ोटो दिया गया है ये सागवान के वृक्ष के लिए जो उत्तक संवर्धन हो रहा है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। देखिए, आज भारतीय कृषि दो राहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द जिसके जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जीन क्रांति जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में मानी जाती है। विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही है। क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज सीड्स का नाम बता सकते हैं? जैसे बीटी बैगन नहीं, ब्रिंजा, फिर कपास भी है। वास्तव में कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि वह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर, सस्यावर्तन मतलब फसल का परिवर्तन करना चाहिए, खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों जैसे जट्रोफा और जोजोबा। बायोडीजल फसल कौन कौन सा है? उदाहरण की तरह जट्रोफा और जोजोबा। फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये सब जो उगाना है ना, फूलों सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। अपने यहाँ के जलवायु का इस्तेमाल कीमती फसलों को उगाने के लिए किया जा सकता है। जिस तरह का अपने यहाँ विविध जलवायु। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम यह खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। अब चलिए चैप्टर तो अब समाप्त हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए, तो कुछ सवाल है पढ़ना चाहिए तो करके देखते हैं। बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा
उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उसको बोलते हैं रोपण कृषि। हम लोग अभी ऊपर पढ़ रहे थे। स्थानांतरी में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। बागवानी में कौन सा है जिसमें हम लोग फूलों या बागवानियों का करते हैं ना, फल फ्रूट वगैरह उगाते हैं, वो बागवानी है। गहन कृषि क्या है? जीवन जीने के लिए जो धान गेहूँ कड़ाह उगा रहे हैं ये, इसमें कौन सी रबी फसल है? खरीफ और रबी समझ रहे हैं ना। चावल क्या है? खरीफ है। तो मोटे अनाज क्या है? मोटे अनाज और कपास। तो अब ध्यान रखना कि खरीफ कौन है, तो जो ठंड में बोया जाता है। तो ध्यान नहीं आ रहा हमको, अभी आप देख लेंगे। चावल तो नहीं है, चावल खरीफ है। रबी का क्या है? जो गर्मी के सीज़न में मोटा मोटी बोते हैं और शीत के सीज़न के शुरुआत में काट लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोना है और उसके बाद काट लेना है। नहीं कि अक्टूबर नवंबर में काटना है, सितंबर अक्टूबर में बोना है गर्मी के दिनों में। तो ये अपना मोटा अनाज देख लीजिएगा कौन है इसमें। इसमें कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सा है इसमें? तो ज्वार, तिल दाल जो है फलीदार फसल है। सरकार, वो ऊपर बताया गया था, सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? अधिक सहायता मूल्य, न मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मध्यम नहीं, मीडियम सपोर्ट नहीं, न्यूनतम सहायता मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो अभी हम आपको कह रहे थे धान गेहूँ के लिए कर रहा था ना, तो यही था। तो ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर।